हेलो एंड वेलकम। आज मैं पर्यावरण थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस क्लास का केवल एक मकसद है कि जो घटना चक्र का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है पर्यावरण का, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए। उसके क्या है, उस कोई मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या थ्योरी है, ठीक है, क्या उसका बैकग्राउंड है। तो उसी को मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप मैपिंग से क्वेश्चन तो सब सही कर ही लेते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो पर्यावरण की जो थ्योरी सेक्शन वाले होते हैं क्वेश्चंस, उनको कोई गलत ना करे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से। तो पहले हम देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के आयाम देखते हैं। पृथ्वी के आयाम, पृथ्वी के कितने आयाम होते हैं? चार आयाम होते हैं। कौन कौन? स्थल मंडल, जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल। चलिए, तीन तो सबको पता है, लेकिन एक चौथा मंडल भी होता है जिसका नाम है जैव मंडल। स्थल मंडल भी पता है सबको, स्थल भाग है। जल मंडल है जो जल की विशाल राशि, उसको जल मंडल बोलते हैं। वायुमंडल जो वायु का घेरा है हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ। लेकिन ये जैव मंडल क्या है? जैव मंडल वो है जहां पे जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है। तो जीवन कहाँ पाया जाता है भाई? तो जीवन जहां पे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों विद्यमान हो। कौन कौन से? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। यही क्या है हमारा जैव मंडल है। इसी को हमको पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना है। जैव मंडल को ही पढ़ना है। जहाँ पे जीवन संभव है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया जल मंडल, ये हो गया स्थल मंडल और ये वायुमंडल। तो जहाँ पे तीनों चीज विद्यमान हो, जल भी हो, थल भी हो और वायु हो, वहीं पे जीवन संभव होता है, उसी को जैव मंडल बोलते हैं। और इसी जैव मंडल को पर्यावरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए पर्यावरण को देखते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति जो भी है एनवायरनोर शब्द से होती है। एनवायरनोर, एनवायरनोर एक शब्द है किसका? फ्रेंच भाषा का। फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? चारों तरफ का घेरा। चारों तरफ का घेरा। अगर हिंदी में देखें तो इसके दो शब्द हैं। कौन कौन से? परि, आवरण। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक है, चलिए हम कब से बात कर रहे हैं कि चारों तरफ का घेरा, तो किस प्रकार का घेरा? चलिए, अब यहीं से निकल के आता है पर्यावरण के तत्व। तत्व कौन सा? ये घेरा। घेरा ही हमारा तत्व होगा। तो किस टाइप का घेरा? एक जीव ले लेते हैं। ये क्या है? जीव है। तो जीव किन किन दशाओं से घिरा है, अब देखते हैं। कुछ दशाएं क्या है? जीवित है, जिनमें जीवन पाया जाता है, उनको बोलते हैं जैविक। कुछ निर्जीव है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, उनको बोलते हैं अजैविक। और कुछ क्या है? मानव, मानव निर्मित है, जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक। तो जैविक, जैविक में क्या क्या हो सकता है?
पादप हो सकता है, जंतु हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है। अजैव में क्या हो सकता है, जो निर्जीव है? पहाड़ हो सकता है, नदी हो सकती है, पठार हो सकता है, चट्टान हो सकता है, कुछ भी जिनमें जीवन ना हो। सांस्कृतिक, जैसे भवन हो गया, मशीन हो गया, और क्या, कुछ नियम हो गया, जो भी मानव द्वारा बनाए गए नियम हो गया, प्रथा हो गया। ये सब क्या है, पर्यावरण के तत्व हैं। ठीक है। कौन कौन से तत्व, जैविक तत्व, अजैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। ठीक है। तो अच्छा, ये तत्व क्या करते हैं, ये तत्व क्या करते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते हैं। अंतर क्रिया करते हैं, जैसे अंतर क्रिया में क्या होता है, अंतर क्रिया में होता क्या है कि जीव पर्यावरण को प्रभावित करेगा, क्या होगा, पर्यावरण जो होगा जीव को प्रभावित करेगा। जैसे कैसे प्रभावित करता है, संसाधन लेगा, और क्या लेगा, प्रदूषण फैलाएगा। जीव को मालूम मानव है, अब पर्यावरण मानव कैसे प्रभावित करता है, जैसे ज्वालामुखी आ गया, आ गया, सुनामी आ गया, मानव की हालत खराब। ठीक है। तो चलिए, अब देखते हैं हम पर्यावरण को पढ़ते कैसे हैं, पर्यावरण का अध्ययन कैसे करते हैं। चलिए, तो पर्यावरण तो बहुत बड़ा है, तो उसको एक इकट्ठा पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने इसको इकाई में बांटा है। ठीक है। तो पर्यावरण को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इकाई में बांटा है। तो इकाई क्या है भाई, इकोसिस्टम या पारितंत्र। सिस्टम, इकोसिस्टम बोलता है, ये क्या है, पर्यावरण की इकाई है। कैसी इकाई, संरचनात्मक भी है और कार्यात्मक भी है। अच्छा, इकाई में बांट तो दिए, चलिए इकाई में बांट दिए, उसका नाम है पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। अब इसको अध्ययन जब करते हैं हम, अध्ययन की शाखा को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी। इकोलॉजी, तो ये दो शब्द आए, एक पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी करके, एक पारितंत्र करके है। तो इस शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने, इस शब्द का प्रयोग जो किया था, किसने किया था, टेंसले ने, आर्थर टेंसले। ठीक है। कौन कौन, पर्यावरण का अध्ययन की इकाई क्या है, इकोसिस्टम है, जिसको हिंदी में पारितंत्र बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग किया था आर्थर टेंसले ने। और उस पारितंत्र को अध्ययन, पारितंत्र का अध्ययन जिस विज्ञान के तहत किया जाता है उसका नाम है पारिस्थितिकी विज्ञान, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी, जिसका प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है। अब देखते हैं हम कि पारितंत्र की संरचना कैसे होती है।
अच्छा, पारतंत्र का संगठन कैसे बनता है? तो सबसे पहले बनते हैं कोशिका। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक मिल क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिल के क्या बनाते हैं? अंगतंत्र। अंगतंत्र मिल के क्या बनाते हैं? जीव। या इसको व्यष्टि भी बोलते हैं। जीव मिल के क्या बनाते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या मिल क्या बनाते हैं? समुदाय। समुदाय मिल क्या बनाते हैं? पारितंत्र। ठीक है। अब जीव व्यष्टि। जनसंख्या क्या होती है? एक ही प्रजाति के जीव होने चाहिए। एक ही प्रजाति के जीव। जैसे चार मनुष्य हो गए, चार कुत्ता हो गए, तो ये मनुष्य अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है। तो अगर हम जनसंख्या की गणना करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि 8 है, क्या बोलेंगे हम? चार मनुष्य है और चार कुत्ते हैं। इसका मतलब जनसंख्या एक ही प्रजाति की होनी चाहिए। ठीक है। दो प्रजाति को मिलाने से जनसंख्या का निर्माण नहीं होता है। जनसंख्या एक ही प्रजाति से बनती है। समुदाय क्या है? भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव हैं, अलग अलग प्रजाति के जीव। ठीक है। पारतंत्र में क्या कौन कौन सम्मिलित होते हैं? जो पर्यावरण के घटक है वही पारतंत्र के घटक है। जैव, अजैव और सांस्कृतिक। ठीक है। ये हो गया हमारे पारितंत्र की संरचना। पारितंत्र का संगठन कैसे बनता है? पहले कोशक होता, कोशिका होती है, फिर ऊतक होता है, फिर अंग, अंगतंत्र, जीव जिसको व्यष्टि भी बोलते हैं, जनसंख्या जिसको समष्टि भी बोलते हैं हम, समष्टि, उसके बाद समुदाय, फिर पारितंत्र। ठीक है। अब बारी बारी से हम देखते हैं जैव घटक और अजैव घटक को। जैव घटक, जैव घटक का मतलब जिनमें जीवन है। तो जिनमें जीवन है तो तीन तरह के होते हैं वो। कैसे? कौन कौन? कुछ उत्पादक हैं, है, और कुछ अपघटक हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो भोजन बनाते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ये क्या करते हैं? जो उत्पादक और उपभोक्ता मर जाते हैं इनको क्या करते हैं? ये सड़ा गला के फिर मिट्टी मिला देते हैं। ये मिलाते क्यों हैं? ताकि जो इनमें संचित पोषक तत्व हैं, जो इनके शरीर में, उत्पादक और उपभोक्ता के शरीर में जो संचित पोषक तत्व है वो मिट्टी में मिल जाए, ताकि क्या करें? उनका पुनर्चक्रण हो, और पुनर्चक्रण होकर फिर से वो पर्यावरण में घूमते रहे, उत्पादक से जाए फिर उपभोक्ता के पास जाए फिर मिट्टी मिल जाए, एक साइकिल चलता रहे। ठीक है। तो उत्पादक में कौन कौन आते हैं? हरी हरी पौधे। कौन कौन अपना भोजन बनाते हैं? हरे पौधे आते हैं,
और कुछ जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ जीवाणु आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। रसायन संश्लेषी, ठीक ना। रसायन का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब उपभोक्ता की बात करते हैं। उपभोक्ता, एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है, एक द्वितीयक उपभोक्ता होता है, एक तृतीयक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, शाकाहारी जीव को खाएगा, साग सब्जी खाएगा, सॉरी, साग सब्जी खाएगा, हरे पौधों को खाएगा। इसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी। क्या होगा ये, शाकाहारी होगा। इसको खाएगा, शाकाहारी जीव को खाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मांसाहारी। ये तीसरा किसको खाएगा, सबको खाएगा, शाकाहारी को भी खाएगा और मांसाहारी को भी खाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। अच्छा, एक एक उदाहरण ले लेते हैं। शाकाहारी में क्या है, कौन, जैसे हिरण ले लेते हैं, और क्या, टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया। मांसाहारी में कौन कौन आएंगे, शेर आ गया, बाघ आ गया, लोमड़ी आ गई। सर्वाहारी में सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य आ गया। चिड़िया आ गई, दाने भी खाती है, कीड़े मकोड़े भी खाती है। तीसरा बचा अपघटक। अपघटक में कौन कौन होते हैं, जीवाणु आ गए, प्रोटोजोआ आ गए, कवक आ गए। ये सब क्या है, अपघटन करके शरीर को सड़ा गला के फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा हमारे तंत्र की संरचना हो गई पूर्ण, पूरी तरह से। अब देखते हैं कुछ शब्दावली। संक्रमिका, इंग्लिश में उसको इकोटोन बोलते हैं। इसका इस कॉन्सेप्ट जो दिया गया था बेनेट द्वारा दिया गया था। अब देखिए क्या होता है कि
मान लीजिए एक पारितंत्र ये है और दूसरा पारितंत्र ये है। इकोसिस्टम वन है, इकोसिस्टम टू है। जब पहले से दूसरे में जाते हैं तो पहले और दूसरा का ये जो संक्रमण का क्षेत्र है, इस संक्रमण क्षेत्र में इसके भी जीव पाए जाएंगे और इसके भी जीव पाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, इधर है मरुस्थल, इधर है वन। चलिए, तो मरुस्थल से अगर हम वन की तरफ जाते हैं तो इधर तो कोई घास नहीं है, इधर बंजर है पूरा। अब इधर जाएंगे तो इधर छोटी छोटी घासें उगना शुरू होंगी, इधर छोटी छोटी घासें उगना शुरू होंगी, इधर छोटी छोटी घासें शुरू होंगी। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा घनघोर वन हो जाएगा। तो ये जो है एरिया क्या है, घास का है, घास का मैदान है। ठीक है, हमारा इकोटोन है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये समुद्र है, ये समुद्र इधर, इधर स्थल है, और ये क्या है, लेगून है। ठीक है, स्थल है और ये समुद्र है, तो स्थलीय और जलीय पारितंत्र, स्थलीय और जलीय पारितंत्र के बीच में क्या है, इकोटोन है। इकोटोन हो गया। अच्छा, इकोटोन में क्या होगा कि इसमें जो मान लीजिए कि, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये इकोटोन एक है, सॉरी, इकोसिस्टम वन है, इकोसिस्टम टू है। इसमें गाय है केवल, गाय गाय गाय, और इसमें है कुत्ता भी है, बिल्ली भी है। इसमें क्या पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे गाय तो मिलेगी ही, कुत्ता भी मिलेगा और बिल्ली भी मिलेगी। इसमें क्या होती है, इकोटोन में विविधता ज्यादा होती है। प्रभाव क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं एज प्रभाव, एज या कोर भी बोलते हैं। एज या कोर प्रभाव। अच्छा, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी प्रजाति की संख्या ज्यादा हो गई, किसी किस प्रजाति की संख्या ज्यादा हो सकती है, तो उस प्रजाति को क्या बोलेंगे हम लोग, एज प्रजाति। क्या बोलेंगे, एज प्रजाति या कोर प्रजाति।
ठीक है, इकोटोन समझ में आ गया। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी निकेत। इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल नीस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक कोई पेड़ है, इसमें एक चिड़िया रह रही है। तो एक मान लीजिए यहाँ पे कीड़ा रह रहा है। अच्छा, दोनों का पर्यावास तो सेम है, आवास दोनों का सेम है, एक ही है। लेकिन क्या इन दोनों की आवश्यकताएं एक है? नहीं, आवश्यकताएं एक नहीं है। न आवश्यकताएं एक है, न इनका कार्य एक है। तो इनकी आवश्यकताएं एक है, न इनके कार्य एक है। तो पारिस्थितिकी निकट क्या होता है? जीव का बायोडेटा होता है, जीव का बायोडाटा होता है। बायोडाटा ये बोलते हैं, पता इसका पता होता है। क्या कैसा पता होता है कि कोई जीव क्या उसका आवास है, कहाँ रहता है वो, क्या खाता है, कि उसका खाद्य क्या है, प्रजनन कैसे करता है वो, कैसा उसको वातावरण चाहिए, ये क्या है उसके। यही मिलके इसको बायोडाटा बनाते हैं इस जीव का। इसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी निकेत बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका महत्व क्या है? जैसे किसी जीव का संरक्षण करना है, किसी जीव का संरक्षण करना है, तो संरक्षण करने के लिए हमको, जैसे मान लीजिए चीता है, चीता का संरक्षण करने क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या हमको जानना चाहिए? उसका आवास जानना चाहिए, कहाँ रह सकता है वो, क्या खाता है, उसका खाद्य चाहिए, उसका कब प्रजनन करता है ये जानकारी होनी चाहिए, कैसे करता है वो जानकारी होनी चाहिए, वातावरण की जानकारी होनी चाहिए उसके। तो अगर हमको किसी जीव को संरक्षण देना है तो उसको किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? निकेत के बारे में जानकारी होनी चाहिए उसके। निकेत, निकेत क्या है? उसका जीव का बायोडाटा है, उसका पता है। अच्छा, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? ग्रीनिल्स ने किया था। किसने? ग्रीनेल्स ने किया था। ठीक है, चलिए अब पारितंत्र के कार्य क्या है, पारितंत्र में क्या क्या होता है। पारितंत्र की संरचना देख ली हम, पारितंत्र में कौन कौन रहता है वो देख लिए। अभी हम कह रहे हैं ना, पारितंत्र में जो सभी घटक हैं उसके क्या करते हैं? अंतर क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। तो क्या करते हैं अंतर क्रिया में, क्या होता है? तो करते क्या है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। और क्या होता है? पोषक पदार्थों का चक्रण होता है। तीसरा क्या होता है? जैविक सक्सेशन बोलते हैं उसको। इंग्लिश लिख लेते हैं, इकोलॉजिकल
सक्सेशन होता है। तीन काम होता है। अभी तीनों पढ़ेंगे बारी बारी से। इसको बोलते हैं अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? जैसे ये घास है, घास को किसने खाया? टिड्डा ने खाया। टिड्डा को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक किसने खाया? स- सांप ने खाया। तो चलिए, ऊर्जा, घास को ऊर्जा कहाँ से मिली? सूरज से मिली, ठीक है। अब इस ऊर्जा को किसने खाया? टिड्डा को, उसको ऊर्जा मिली। इसके बाद इसको मिली, इसके बाद इसको मिली, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? इसमें एक नियम होता है। दो नियम इसमें लागू होते हैं। पहला नियम क्या बोलते हैं हम? उष्मागतिकी का द्वितीय नियम लगता है इसमें। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम यही है, पहला है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा बनाई जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। दूसरा क्या कहता है कि एक रूप से परिवर्तन समय कुछ का ह्रास होता है। कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, तो ऊर्जा के प्रवाह में ये दो नियम लगते हैं। अब इस ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे है? दो तरीके से होता है। पहले तरीका क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। दूसरा तरीका क्या है? खाद्य जाल। ठीक है, बारी बारी से फिर देखते हैं इसको। खाद्य श्रृंखला क्या है? ऊर्जा का जब रैखिक प्रवाह हो, क्या हो? ऊर्जा का रैखिक प्रवाह। रैखिक का मतलब एक ही शाखा हो उसकी। जैसे वही ऊपर वाला उदाहरण लेते हैं। घास हो गया। घास को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। खरगोश को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। ये क्या है? किसका उदाहरण है? खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, ठीक। अच्छा, खाद्य श्रृंखला के भी इसको दो प्रकार होते हैं। एक चराई श्रृंखला बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं अपरदहारी श्रृंखला बोलते हैं। चराई में क्या होता है? किससे शुरू होता है? ये स्वपोषी से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? मृत पदार्थों से शुरू होता है। मृत पदार्थों से शुरू होता है। जैसे घास, टिड्डा, मेढक,
सांप, मोर। यहाँ कैसे होगा? जैसे सड़ी पत्ती होगी, सड़ी पत्ती कौन खाएगा? केंचुआ खाएगा। केंचुआ कौन खाएगा? चिड़िया खाएगी। चिड़िया कौन खाएगा? बड़ा चिड़िया बाज खाएगा। ऐसे चलता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला हो गई। अब है अगला खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल क्या होता है? इसमें ऊर्जा का प्रवाह कई शाखाओं से। या यूं कह सकते हैं कि कई कई खाद्य श्रृंखला से मिलकर बनता है ये। जैसे हरी घास है। अब हरी घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी। बकरी कौन खाएगा? लोमड़ी खाएगी। लोमड़ी कौन खाएगा? शेर खाएगा। शेर इसको डायरेक्ट भी खा सकता है। अच्छा, हरी घास को और कौन खा सकता है? खरगोश खा सकता है। खरगोश को कौन खाएगा? उल्लू खाएगा। ठीक है, खरगोश यहाँ से भी खरगोश को शेर खा सकता है। खरगोश यहाँ से लोमड़ी भी खा सकती है। खरगोश को और कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। सांप कौन खा सकता है? बाज खा सकता है। तो क्या बना? एक तरह से ये जाल बना। एक देखिए, इसमें कई चेन जुड़ी होती है। एक चेन तो ये हो गई, ये वाली चेन, एक ये चेन हो गई, दूसरी चेन हो गई, एक ये चेन हो गई, ये चेन हो गई, तीसरी चेन क्या हो गई? एक ये चेन हो गई। तो क्या करते हैं, कई चेनों का ये मिश्रण होता है। कई खाद्य श्रृंखलाओं का ये मिश्रण होता है, संयोजन से बनता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कौन स्थिर कौन होता है? स्थिर कौन? खाद्य श्रृंखला वर्सेस खाद्य जाल। अच्छा, इसमें क्या है? विकल्प कम है, इसमें ऑप्शन कम है। इसमें क्या है? ऑप्शन ज्यादा है, विकल्प ज्यादा। कैसे? अब देखिए, ये शेर, शेर के पास क्या है? लोमड़ी को भी खा सकता है, वो बकरी को भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है। तो इसके बाद शेर के पास क्या आता है? ऑप्शन ज्यादा होगा। बकरी मर भी जाए तो उसको शेर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खरगोश को खा लेगा, लोमड़ी को खा लेगा। तो इसमें ऑप्शन ज्यादा होता है। जिसमें जब ऑप्शन ज्यादा है तो क्या होगी? ये ज्यादा स्थिर है। क्या ये? इसमें ऑप्शन की कमी होती है, इसलिए स्थिर कम होता है। जैसे गाय, घास, खरगोश, शेर। शेर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वो खाएगा तो खरगोश को ही खाएगा। खरगोश अगर मर गया तो शेर भी खत्म, इसलिए यह स्थिर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक होता है खाद्य, एक कंसेप्ट छूट रहा है। खाद्य पिरामिड।
अब ये क्या होता है? टीटा, मेढक, शेर, सांप। इसमें क्या होता है, ये अपने भोजन से कितना दूर है? एक स्टेप दूर है। ये कितना दूर है? एक स्टेप, दो स्टेप दूर है। ये कितना दूर है? ये भी एक स्टेप दूर है, ये भी एक स्टेप दूर है। तो एक होता है पोषण स्तर। पोषण स्तर पहले देख लेते हैं, ये क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की स्थिति को दिखाता है। जैसे इसकी स्थिति क्या है? फर्स्ट पे है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनेगा। फर्स्ट पोषण स्तर का इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। इसका स्थान कौन सा है? सेकंड है, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल। इसे क्या है? थर्ड है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसे क्या है? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। तो ये हो गया पोषण स्तर। पोषण स्तर क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की स्थिति, मतलब क्या पोजीशन है वो अपने भोजन से। भोजन से नहीं कह सकते कि वो जो उत्पादक है उससे उससे उसका क्रम कौन सा है, उसे क्या बोलते हैं? खाद्य पोषण स्तर बोलते हैं। अगर इसी पोषण स्तर को ग्राफ के जरिए दर्शाया जाए, ग्राफीय निरूपण, तो क्या बोलेंगे? खाद्य पिरामिड बोलेंगे। ठीक है। खाद्य पिरामिड कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये इसका, इसमें क्या होंगे? उत्पादक होंगे। इसमें क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। इसमें क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। इसमें क्या होंगे? सर्वाहारी होंगे। ये है पिरामिड। और ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल है ये। क्या है? सेकंड है। ये क्या है? थर्ड है। ये क्या है? फोर्थ है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। आधे पिरामिड किसका किसका हम बना सकते हैं? इसको किसका बना सकते हैं? हम बना सकते हैं संख्या का बना सकते हैं, जीव की कितनी संख्या है उसके हिसाब से। दूसरा क्या बना सकते हैं? उनके भार का, जैव भार का। तीसरा क्या बना सकते हैं? हम उनके ऊर्जा का बना सकते हैं। ठीक है। तो बारी बारी से हम बना के देखते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि पिरामिड का आकार कैसा हो सकता है, सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो संख्या पिरामिड से शुरू करते हैं। ये कैसा बनेगा? ये सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। सीधा वाला देखते हैं, उदाहरण के थ्रू समझेंगे।
घास, टिड्डा, मेढक। अच्छा, संख्या किसकी ज्यादा होगी? घास की संख्या ज्यादा होगी। घास ज्यादा होगा। घास की अपेक्षा टिड्डा कम होगा। और टिड्डा की अपेक्षा मेढक कम होगा। तो ये क्या बनेगा? सीधा पिरामिड बना। उल्टा का उदाहरण लेते हैं। वृक्ष का उदाहरण हम लेते हैं। ठीक। अब देखिए उल्टा कैसे बनेगा ये। वृक्ष एक ही होता है। वृक्ष पे क्या करते हैं? उल्टा बन गया। वृक्ष क्या होता है? एक ही होता है। वृक्ष में बहुत सारी चिड़िया होती हैं। और चिड़िया से भी ज्यादा होते हैं कीड़े होते हैं, कीट होते हैं। क्या बना है? उल्टा बन गया, ये सीधा बन गया। संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैव भार का पिरामिड। ये भी उल्टा हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। सीधा वाला। वन लेते हैं। वन में खरगोश, खरगोश, लोमड़ी, शेर। और देखो इसका बाहर, जैव भार मतलब भार है उसका, सीधा से हिसाब है। हमेशा सीधा होगा। जब ये वन, वन नीचे ही आएगा। खरगोश, लोमड़ी और शेर, ये भार का पिरामिड। ठीक है, ये हमेशा सीधा हो। उल्टा का देखते हैं। इसका लेते हैं, जली का लेते हैं। जली पारितंत्र का उदाहरण लेते हैं। जैसे जल में क्या होते हैं? छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्या होते हैं? पादप प्लवक होते हैं। काई की तरह जो होते हैं ना, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। पादप प्लवक। प्लवक का मतलब जो तैरते रहते हैं, छोटे छोटे। पादप प्लवक। ठीक, इसके ऊपर क्या होता है? छोटी मछली होती है। इसको छोटी मछलियां खाती हैं। छोटी मछलियों का भार इससे ज्यादा होता है। सबसे बड़ी बड़ी मछली होती है जिनका भार सबसे ज्यादा होता है। तो ये भी सीधा बन सकता है, उल्टा बन सकता है। ठीक है। अब तीसरा पिरामिड बचा, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? ये घास है। कहाँ से ऊर्जा ले रही है? सूर्य से ऊर्जा ले रही है। घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। टिड्डा कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। अच्छा, तो मान लीजिए कि इसने 1000 जूल का ऊर्जा लिया इससे। तो 1000 जूल इसने ऊर्जा लिया, तो क्या ये सारा ऊर्जा घास को खाने के टिड्डा को मिल जाएगा? नहीं। कितना मिलेगा? केवल इसको 100 जूल मिलेगा।
इसको कितना मिलेगा? 10 जूल मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 1 जूल मिलेगा। क्यों? तो 100 जूल गया तो 900 जूल, 100 इसको, 1000 जूल है तो 100 इसको मिला तो 900 कहाँ गया? ये 90% क्या करता है? अपने लिए खर्च करता है। तो अपने लिए क्या करेगा? उसका भी तो सांस लेना है, उसको भी तो जिंदा रहना है। तो 10% क्या हो? केवल 10% जा रहा है इधर। केवल जा रहा है 10% जा रहा है इधर। केवल 10% इधर जा रहा है। तो देखिए हमेशा क्या होगा? ऊर्जा ऊपर क्या हो रही है? हमेशा कम होती जा रही है। ऊर्जा कम होती जा रही है। ठीक है। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, क्या रही? ऊर्जा कम होती जा रही है, तो इसलिए हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक। अच्छा, ये 10% ऊर्जा जो ट्रांसफर हो रही है, 10% ऊर्जा जो ट्रांसफर, इसको बोलते हैं 10% का नियम। या फिर इसको दिया किसने था? लिंडमैन ने दिया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लिंडमैन का नियम। लिंडमैन का नियम क्या कहता है कि ट्रॉपिक लेवल से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल कितना, केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं लिंडमैन का नियम। अब देखते हैं कितने पोषक स्तर हो सकते हैं। पोषक स्तर का मतलब यही है, 1 2 3 4 हो गए ना। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम अधिकतम 4 लिया जाता है। कितना? अधिकतम 4। अब अधिकतम 4 क्यों? क्योंकि वही एग्जाम्पल, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, सेम उदाहरण। 1000 जूल इसने लिया, इसको कितना दिया? 100 दिया। इसको कितना दिया? 10 दिया। इसको दिया 1। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या करता है? उसको ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है, ऊर्जा कम होती जाती है। इसलिए माना जाता है कि अधिकतम 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पारिस्थितिकी तंत्र का, वो पारितंत्र का सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक बचा पारिस्थितिकी सेवाएं। पारिस्थितिकी सेवाएं, पारिस्थितिकी से पहले देख लेते हैं। वो 4 फंक्शन थे ना, तो उसमें एक फंक्शन बचा। एक तो हो गया ऊर्जा का प्रवाह हो गया, दूसरा बचा पोषण, पोषक पदार्थों का चक्रण। ठीक है, इसको बोलते हैं जैव रसायन चक्र। ठीक, पोषक पदार्थों का चक्कर वही होता है कि पोषक पदार्थ हमने मिट्टी से लिए, मिट्टी से पौधों को खाया हमने, फिर ये मर सड़ के फिर उसी मिट्टी मिल गई, तो चक्रण होता है पोषक पदार्थों का। तो कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। प्रकार का होता है, एक होता है गैसीय चक्र, दूसरा होता है औषधि चक्र। गैसीय चक्र का मतलब होता है कि कहाँ इसका भंडार है, भंडार कहाँ है, उसी से करते हैं हम, उसी से हम पता करते हैं कि कौन कैसा चक्र है, किसके आधार पर बांटा गया, भंडार के आधार पर बांटा गया।
किसके आधार पर बांटा गया? भंडार के आधार पर बांटा गया। ठीक है। तो गैसीय चक्र में कौन कौन ऐसा आएगा? जल चक्र आएगा। और कौन चक्र आएगा? नाइट्रोजन चक्र आएगा। ऑक्सीजन चक्र आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र आएगा। ये सब क्या है? गैसीय चक्र। और सादे चक्र में क्या आएगा? इसका भंडार क्या है? वायुमंडल। क्या है? इसका भंडार क्या है? भूपर्पटीय। इसमें कौन कौन आएगा? सल्फर आएगा। फास्फोरस आएगा। बस ज्यादातर यही पूछता है कौन गैसीय चक्र है, कौन असादी चक्र है। ठीक है। तो हो गया। अब एक बचता है थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए, नाइट्रोजन चक्र। एंटो चक्र डिस्कस करते हैं। तो इसका भंडार कहाँ होता है? वायुमंडल है। कितने परसेंट है? 78% है। अच्छा, तो वायुमंडल से पौधों में कैसे आता है, फिर पौधों से कैसे फिर वायुमंडल में चला जाता है, उसी को हमको देखना है। उसी को नाइट्रोजन साइकिल में देखेंगे। वायुमंडल से जीव में, जीव मतलब पौधों में आता है। इसको बोलते हैं फिक्सेशन, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण से क्या बनता है? जैविक नाइट्रोजन। क्या बनता है? जैविक नाइट्रोजन बनता है। ठीक है। स्थिरीकरण कैसे कैसे होता है? एक सूक्ष्म जीव होते हैं। पहले पहले देखते हैं, तड़ित से होता है। तड़ित, बिजली चमकना। तड़ित, बिजली चमकना। उसके दौरान भी स्थिरीकरण होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो मृदा में प्रवेश करती है। मृदा में प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जैसे राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया। तीसरा कौन सा तरीका है? शैवाल द्वारा। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? नॉस्टाक आएगा। आएगा। क्या करता है? स्थिरीकरण का काम करता है। स्थिरीकरण का मतलब होता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन जमीन में प्रवेश करेगी। ठीक है। इसको कट के हम लिख देते हैं जमीन में, मृदा में।
वायुमंडल से मृदा में कैसे आती है? स्थिरीकरण की प्रक्रिया द्वारा आती है। स्थिरीकरण से क्या बनता है? जैविक नाइट्रोजन बनता है। इस तीन तरीके से होती है। एक तड़ित द्वारा होती है, बिजली चमकती है तब होता है, तो सूक्ष्म जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, रिजोबैक्टर हो गया। और तीसरा तरीका नीलहरी शैवाल कुछ जैसे नॉनस्टॉक होता है, एनाविना होता है, ये करते हैं। ठीक। अच्छा, ये जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु पाए कहाँ जाते हैं? जैसे दलहनी फसलों में जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी फसलों में। देखिए, अब हो गए, मृदा में पहुंच गया, मृदा में पहुंच गया। अब पौधे नहीं लिए हैं। पौधे किस में, पौधे किस रूप में लेते हैं इसको? अब मृदा से पौधे किस रूप में लेंगे? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रेट के रूप में। तो भी नाइट्रेट में बदलना है इसको, तो नाइट्रेट कैसे बदलता है अब देखते हैं। स्थिरीकरण के बाद इसका क्या होता है? अमोनियाकरण होता है। क्या होता है? अमोनियाकरण होता है। अमोनियाकरण में क्या होता है? जैविक नाइट्रोजन है। जीवाणु कुछ फ्रैंकिया जीवाणु होते हैं। फ्रैंक जीवाणु। आर्किया जीवाणु। किसमें बदलते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक। अमोनियाकरण के बाद क्या होता है? नाइट्रीकरण होता है। अब नाइट्रीकरण में दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस भी क्या है? अमोनिया को किसमें बदलता है? नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्राइट में। इस कौन सा जीवाणु होता है इसमें? नाइट्रोसोमोनास। अच्छा, अब यही नाइट्राइट बदलता है किसमें? नाइट्रेट में। कौन सा जीवाणु होता है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब जाके इसको पौधे ले लेते हैं। ठीक। तब जाके पौधों को मिलता है। किसके रूप में मिलता है? नाइट्रेट के रूप में मिलता है। ठीक। अब नाइट्रेट पौधे ले लिए, पौधे क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे? मरेंगे। पौधे मर गए। क्या है जो नाइट्रोजन गया है, जो उसको क्या करना है फिर? वायुमंडल में भी तो भेजना है। तो कैसे होगा? मरने के बाद क्या करेंगे? सड़ गए। सड़ गए। सड़ गए। अब क्या करेंगे? अब एक और प्रोसेस होता है इसमें, क्या होगा? विनाइट्रीकरण। क्या होगा? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में क्या होगा? फिर जो नाइट्राइट है, फिर नाइट्रोजन में टूट जाएगा और ये वायुमंडल में मुक्त हो जाएगा। कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होगा इसके लिए?
स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। तो पौधों से पौधे क्या किया? मर गए। फिर किसमें आ गए? वायुमंडल में आ गए। तो ये हमारा है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक। जो हमारा पोषण चक्र खत्म हो गया, अब देखते हैं अंतः क्रिया कैसे होती है। ये हो गया। अच्छा, ये पोषण चक्र हो गया। तीसरा बचा ये जैविक अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण क्या होता है? जैसे खाली चट्टान, क्या खाली जगह है, क्या आएगा इसमें? धीरे धीरे क्या आएंगे? मास, लाइकेन आएंगे। फिर क्या आएंगे धीरे धीरे? छोटी वनस्पतियां आएंगी। झाड़ी टाइप के आएंगे, झाड़ी आएंगे। और उसके बाद क्या आएंगे? बड़ी वनस्पति आएंगी। फिर क्या है? सीधा ये क्या बनेगा? वन बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को, ये जो सीरीज बनी है, इसे क्या बोलते हैं? जैविक अनुक्रमण बोलते हैं। ठीक। तो होते हैं पायनियर समुदाय, जो पहली बार आता है। तो बोलते हैं चरम समुदाय। ये जो पूरा क्रम है, इसको क्या बोलते हैं? सीरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरे बोलते हैं। ठीक। पायनियर समुदाय, चरम समुदाय, सीरे समुदाय बोलते हैं। ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है। प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। प्राइमरी, प्राथमिक में क्या होता है? खाली जगह पे है, जहां पहले जीवन न रहा हो। कौन कौन आएंगे इसे? जैसे लावा का मैदान हो गया। दूसरा, तो नया नया बालू का टीला बनाओ, नया नया बालू का टीला बनाओ। यहाँ पे जब शुरू होता है ये अनुक्रमण, इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। और इसमें क्या होता है? पहले वनस्पति रही हो, पहले क्या हो? वनस्पति रही हो, लेकिन नष्ट हो गई।
जैसे कैसे नष्ट होगी? जैसे आग के कारण हो गए, बाढ़ के कारण हो गया। अच्छा, तो इसमें तेज कौन होगा? ये क्या होगा? ये वाला क्या होगा? तेज होगा। तेज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पोषक पदार्थ पहले से ही मौजूद है। क्या है यहाँ पे? पोषक पदार्थ पहले से ही मौजूद है। पोषक पदार्थ हैं तो इसीलिए ये तेज होगा। और ये क्या होगा? प्राथमिक अनुक्रमण होता हमेशा धीरे होता है। ठीक है। तो इस वाले एपिसोड में इतना ही। और आप लोग लाइक और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।